हेलो एवरीवन, आज के हम लेक्चर में हम देखने वाले हैं। हमारा जो सेकंड क्लास का टॉपिक रहने वाला है कि हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे हमें टैली पे फिल करनी होती है। और दूसरी चीज, उसमें हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी होगी, उसमें लेजर्स कैसे क्रिएट करना होगा, अगर इन केस स्टॉक है तो उसको कैसे हम फिल करेंगे। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक इंट्रो ले लिया था टैली का, टैली 3.0 का। बट जो आज की क्लास हम देखेंगे उससे आगे कि उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उसकी डायरेक्टरी कैसे सेट करेंगे, उसमें लेजर्स एंड आपका सबसे मेन चीज, आपका जो मान लो अगर आपकी कंपनी अगर ऑलरेडी रन है और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करती है बट अब टैली पे आ रही है, तो आपको उसके ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट ईयर के होंगे वो कैसे आपको फिल करने हैं। ठीक है। देन आपको अगर इनकेस आप किसी कंपनी में अगर काम करने जाते हो तो आपके दो टाइप के आपको वर्किंग क्राइटेरिया मिलेंगे। फर्स्ट आपको मिलेगा कि अगर ऑलरेडी फ्रेश कंपनी है तो आपको कंपनी बना के सारी सेल परचेज ऐसे करके सारी एंट्री चढ़ानी होगी। या सेकंड चीज आपकी कि मान लो आपकी कंपनी पहले ऑलरेडी वर्किंग थी बट आपका जो उनका डाटा है सीए फाइनल करके दे रहा है और उसके बाद आपको टैली पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो टैली पे कैसे आपको उसको प्रॉपर उसके ओपनिंग बैलेंस फिल करना है, प्लस उसके अंदर जो उसके लेजर्स है और जो उसके हेड है सारे कैसे आपको वन बाय वन चढ़ाने हैं, जीएसटी का सेटअप कैसे इनेबल करना है, मतलब पूरा ए टू जेड एक हम पूरा जो इंट्रो के बाद से जो फर्स्ट क्लास होती है जो एक बेसिक मतलब बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट एडवांस तक लेके चलेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट ले रखा है, जो एक प्रॉपर एक बैलेंस शीट है हमारे क्लाइंट की, उसकी पूरी हमने बैलेंस शीट ले रखी है। ठीक है। बैलेंस शीट ले रखी है, प्लस आप यहाँ देखोगे जो बैलेंस शीट है उसकी यहाँ पे पूरी डिटेलिंग है उसकी, उसको हमें कैसे टैली में पंच करनी होती है। फिर उसके बाद उसका जो पीएनएल है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पीएनएल आ रहा है, अगर आपको अगर ये नहीं पता कि पीएनएल में ऐसा नहीं करेंगे सारे हेड, पीएनएल में बस हमें क्या है, इसका नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है, क्योंकि देखो मेरी बैलेंस शीट जो मैंने ले रखी है वो ले रखी है आपकी कब की ले रखी है, आप यहाँ देखोगे 21-22 की। ठीक है। जो 22-23 की है, उसकी ऑडिट अभी चल रही है, तो उसके बाद आपकी क्या होगी 23 में। तो आप बोलोगे सर अगर बैलेंस शीट, क्योंकि क्या होता है देखो, आपकी जो बुक्स होती है अगर आप अभी देखोगे 23-24 चल रहा है, बट आप बोलोगे सर 22-23 की ऑडिट चल रही है, अभी तो 23 चल रहा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलोगे सर 22-23 की ऑडिट खत्म होने के बाद हम 23 का काम कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि देखो ऑडिट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो आपको 31 अक्टूबर को जो आपको फाइल करनी होगी ऑडिट वाली कंपनीज की। ठीक है। बट आपने बोला सर अभी तो 22-23 की ऑडिट ही जाएगी, तो मैं 23 का काम कैसे, तो 23 का काम आप देखो अपना स्टार्ट कर सकते हो, जो भी अप्रैल मंथ से जो सेल परचेज करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। फिर आपका जब ये 23-24 खत्म होगा फिर आपको उसकी ऑडिट फाइल करनी होती है, इसलिए आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि कोई भी चीज जैसे आपकी रिटर्न फाइलिंग में अगर इंडिविजुअल है या ऑडिट का है तो उस केस में है। तो इसलिए सबकी टाइम ड्यूरेशन रखिए, जिससे कि आपकी मान लो अगर आपकी 23-24 जैसा भी चल रही है तो उसमें अगर हम जो काम कर रहे हैं वो काम डेली डे टू डे चल रहा है, बट इनके जो पूरा गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमें टैक्स कितना पे करना है, हमारा जीएसटी में टैक्स कितना पे किया गया है, तो उसके लिए हमें पूरी एक बैलेंस शीट फाइनल करनी होती है। तो ये 22-23 के लिए फाइनल चल रही है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा लिया जिससे आपको एक फाइनेंशियल ईयर वाला टॉपिक कवर हो जाए जो टैली के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक प्रॉपर बैलेंस शीट है जिसके अंदर इसकी कंप्यूटेशन, पीएनएल, बैलेंस शीट, एनेक्सर, एनेक्सर किस लिए होता है, एनेक्सर में ये डिटेलिंग होती है कि हमारे जो डेटा क्रिएटर है या हमारे कोई एसेट्स है उसकी क्या क्या डिटेलिंग है। ठीक है। एंड देन दूसरी चीज आपका ये पीएनएल बैलेंस शीट आपको ये दे रखी है, उसके बाद फिर आपका आता है टैली में हमें इसकी कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लेजर्स कैसे फिल करेंगे, जीएसटी सेटअप कैसा लगेगा। आज पूरा कंप्लीट एक ओपनिंग बैलेंसेस फिल करने के लिए, लेजर्स बनाने के लिए क्या क्या चीज आपको चेक करनी है, लेजर्स में ए टू जेड में आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको डिटेलिंग देखनी है आप। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि हमारी कंपनी क्रिएट के लिए। तो कंपनी क्रिएट के लिए देखो यहाँ पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन है, जिस नंबर मेंशन आप सीधा यहाँ से ले लीजिए। या वरना सबसे बेस्ट तरीका बोलूंगा मैं आपको कि इनकेस आपकी कोई गलती ना रहे तो आप यहाँ से जो भी रजिस्टर नंबर है या कोई भी पार्टी भी बना रहे हो आगे, इसको आप कॉपी करिए। आगे जाके वो जीएसटी की साइट प्रॉपर हम विजिट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, और आप यहाँ आके लिखेंगे gst.gov.in। देन जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, तो यहाँ पे आप आगे क्या करोगे, सर्च सर्च टेक्स्ट पेयर में आगे आप सर्च टेक्स्ट पेयर में आप जाके यहाँ पे जीएसटी सर्च में जाओगे, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम जीएसटी पे वरना पेन पे जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे 147487। देन यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो उसकी पूरी डिटेल आ गई, ट्रेड नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सारी चीजें जो आपको फिल करनी है। तो यहाँ से हम इसको देखो ट्रेड नेम उठाएंगे, क्योंकि आपको इजीली पंच कर सकते हो अपने टैली सॉफ्टवेयर में। जैसे टैली अभी ओपन नहीं है तो मैं विंडो डी करके जो शॉर्टकट है आपका, सारी शॉर्टकट में वन बाय वन बोलता रहूंगा आपको, और आगे जाके पूरी शॉर्टकट का एक आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। हम 3.0 में करेंगे, तो 3.0 में इधर आए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है गोल्ड, आपको सारी चीज समझा चुका हूँ, पूरा इंट्रो दे चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो इसकी फर्स्ट वीडियो जरूर देखे। देन उसके बाद यहाँ क्या हमें क्रिएट करना है। अब देखो मैं क्रिएट करने गया, बट मैंने कहा मेरे को जो डायरेक्टरी है वो मेरे को सी ड्राइव नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्टरी, क्योंकि ए टू जेड एक एक पॉइंट लेके चलूंगा मैं आपके लिए, कि जिससे कल को आपको कुछ भी पॉइंट या कोई भी एक ऐसा पॉइंट आए जो भी आपको नहीं समझ आ रहा वो सारी चीज मैं समझाते हुए चलूंगा।
कि इन केस जैसा मान लो आप पहले से ऑलरेडी टैली पे काम कर रहे हो, बट आपको ये तो पता है काम ऐसे ऐसे होता है, बट ये नहीं पता क्या डायरेक्टरी है, कैसे सेट करनी होती है, इन केस आपको आगे इन फ्यूचर आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो मैंने कहा सी ड्राइव है, बट मैंने कहा कि सी ड्राइव नहीं चाहिए, जो मेरा फोल्डर है। क्योंकि क्या होता है देखो, जो बड़ी बड़ी जैसे सी फर्म बोल दो या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जिस कंपनी में काम कर रही है उसका एक फोल्डर बना के रखती है, उसी में उसको डाटा चाहती है, जिससे कल को कोई पर्सन देखे तो इजिली उसको डाटा मिल जाए। तो मैंने भी एक फोल्डर बना रखा है, मैंने इस फोल्डर की लोकेशन ऑल्ट डी करूंगा यहाँ पे एक बार क्लिक करके, तो इसकी लोकेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, देन इसको कॉपी करके मैं जाऊंगा कहाँ पे, टैली पे। देन यहाँ पे आप देखते हो ये पाथ जो आपको यहाँ दिखा रहा था, अगर मैं ऑल्ट डी करके देखूँ, अगर आप ये लिख सकते हो तो मैंने बताया था आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आप नहीं लिख सकते, लिखने के लिए स्पेसिफाइड पाथ में जाओगे या वहां से कॉपी पेस्ट करके लाए तो यहाँ इंटर कर सकते हो, बट आपने कहा नहीं मेरे को वहां जाके ढूंढना है, ढूंढने में देखो टाइम लग सकता है कि जेड ड्राइव, ये ड्राइव वो ड्राइव करके आप यहाँ देख रहे हो, जेड ड्राइव, सॉरी ई ड्राइव, ऑनलाइन लाइव क्लास ऐसे करके यहाँ मेंशन है, बट मैंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई मैं सीधा यहाँ वो चीज आपका पाथ बता पाऊँ, तो आपको स्पेसिफाइड पाथ पे जाना है, और यहाँ से ऑल्ट डी से, मैं दोबारा बता दूं, कॉपी करके कंट्रोल सी से और यहाँ के कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। अब आपकी शॉर्टकट वो नहीं है कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट ऐसे करके वी करके जो हम कॉपी पेस्ट मारते थे, अब नॉर्मली हो गया आपका जैसा नॉर्मली आप एक्सेल में यूज करते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ इंटर करेंगे इसे। यहाँ इंटर करने का मैंने बताया था, ये तो हमने अपनी डायरेक्टरी बता दी, अभी वहीं पे सेफ होगी। और देन यहाँ मैंने जीएसटीएमएस की पूरी डिटेल निकाल रखी है, यहाँ से हम टैली पे ऑल टैब से मैं विंडो फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। कल को जैसे मान लो किसी को जो वर्किंग है उनको तो पता होगा ये शॉर्टकट, बट जिनको नहीं पता है तो ये ऑल्ट टैब से मैं ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कंट्रोल वी। देन यहाँ पे मेलिंग डिटेल, अब जैसे मान लो क्या हुआ, बोलो सर ये दो नेम क्यों आ रहे हैं, देखो एक होता है कंपनी नेम, जैसे कंपनी नेम बहुत बड़ा है, या मान लो आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो कि ये कौन से ईयर का डाटा है, ये 22-23 का हम बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह है जो बैलेंस शीट है, अगर आप देखो मार्च 22 है, मीन्स 21-22 का डाटा ये फाइनल हो गया हमारे पास, हमारे सीए से मिला है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने पंच कर रहे हैं किसके लिए, 22-23 के लिए। ठीक है, तो अब ईयर का भी आगे मैं समझाऊंगा आपको, बट इसमें देखो मान लो कि इसमें कुछ आगे लिखा हुआ है कि कुछ और लिखना है, एलएलपी ऐसे करके मेंशन करना चाहता है, तो आप यहाँ पे या ईयर मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कल को आपको जैसे मान लो 2-3 साल का डाटा हो चुका है, आप उन 2-3 साल के डाटा को अलग अलग रखना चाहते हो, तो आप ईयर वाइज उसको साथ साथ में मेंशन कर सकते हो। और बट जब आप प्रिंट करो तो प्रिंट में खाली यही लिखा है लक्ष्य ह्यूमन हेयर, आपका कोई ईयर नहीं है, क्योंकि सामने वाले को गलत इंपैक्ट जाएगा कि ये कैसा 22-23 क्या लिखा हुआ है इसको। तो आप यही चीज ऐसे चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप गए एंड में लिखा आपने 2022 एंड 23, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से ही हटा दो कि प्रिंटिंग में खाली मेरे को इतना है। तो ये चीज एक मेन होता है आपका कि इनकेस आपको सामने वाले नहीं मेरे को पहचानने के लिए कोई यूनिक चीज लिखा हो और बट बाद में आपका प्रिंटिंग में ना आए, तो ऐसा आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने कहा इसका एड्रेस, तो एड्रेस आप देखोगे यहाँ जीएसटी में मेंशन है, तो आपको एक साथ सारा कॉपी पेस्ट नहीं मारना, वरना क्या होगा यहाँ आप जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो एक ही लाइन में आ जाएगा, बट आपको एक ही लाइन नहीं, क्योंकि एड्रेस आपका जब बिल प्रिंट हो तो आपको एक प्रॉपर तरीके से शो करे, तो इसको ऐसे 1 बाय 1 लाइन में आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है, जिससे कि आपका एड्रेस जब आप बिल प्रिंट करो तो प्रॉपर तरीके से आए। ठीक है, देन इसको पेस्ट करने के बाद हमारी कंपनी क्या है, दिल्ली की। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ देखो क्या है जी हमारा स्टेट कोड, क्योंकि आगे अभी जीएसटी का भी मैं पूरा इंट्रो दूंगा आपको कि स्टेट कोड होता है, ये पैन नंबर होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो अभी हम जो मैं बता रहा हूँ आपको पहले उस पर फोकस करना है, ऐसा नहीं करना कि सर किसी को कुछ आगे का पता है, सर ये क्यों नहीं बता रहा हो। ये भी हम आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 देखेंगे, जिससे जो भी पर्सन देख रहा है, जो ऑलरेडी काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, दोनों के लिए बेटर रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली, फिर यहाँ पूछेगा पिन कोड, तो पिन कोड देखो इसमें दे रखा है 110041। देन इंटर करके यहाँ टेलीफोन नंबर, अब आप देखो टेलीफोन नंबर कहाँ से मिल सकता है, तो अगर यहाँ पे मेंशन होता है जैसे जो इनके पीएनएल जो भी बने हुए हैं तो हम यहाँ से डाल देते हैं, बट अभी नहीं है तो अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट आप आगे जाके इसको अपडेट कर सकते हो, कैसे करोगे वही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देन यहाँ के मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने का देखो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग का, अब बिगिनिंग ये देखिए, अब ये क्या दे रहा है अभी 1 अप्रैल 2023, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट क्या है, आपकी जो डेट है वो 23 में चल रही है, जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर, तो टैली डिफॉल्ट उठा था आपके सिस्टम से है, क्योंकि सिस्टम में डेट अभी 23 चल रही है तो उसको पता चला 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है। बट मैंने आपको जो डाटा दिया है, ये डाटा आपको काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन से ईयर का है, किस ईयर का आप काम कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि मैं इस ईयर में हूं, बट अभी ऑडिट पिछले ईयर की चल रही है, बट मैंने डाटा थोड़ा सा और पीछे का दे रखा आपको, क्योंकि अभी की फाइनल हो रही है वो बुक्स, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है, इसको लिया जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को लेना है, क्योंकि ये डाटा कब का दिखा रहा है, 31 मार्च 2022 में से 21-22 का है मेरे लिए, किसके लिए ये होगा आपका ओपनिंग, ये मेरा ओपनिंग होगा किसके लिए, 22-23 के लिए। तो मैं यहाँ पे 1/4/2022, अब लोग सर यहाँ तो 22 लिख दिया, अब नीचे लिख देता हम 31/3/2023 आपका, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो ये चीजें पढ़िए, फाइनेंशियल बिगिनिंग, बिगिनिंग आपको पता है, चाहे आप बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट करिए, बट जो आपका
फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमेशा कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट, कोई भी हो, सबके लिए फाइनेंशियल ईयर सेम होता है 1 अप्रैल 2022। ठीक है। फिर यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि आपका फाइनेंशियल एंड कब हो रहा है, ये पूछ रहा है कि बुक ऑफ बिगिनिंग कब की है। आप बोलोगे सर बुक ऑफ बिगिनिंग, जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जून में, बट यहाँ अप्रैल क्यों आ रहा है? ये देखो, अब आपको एक चीज समझाओ, अगर आप ये अप्रैल छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। इनकेस मान लो आप गए, आपको पता है जून में सारा काम स्टार्ट हुआ, बट लीगली जो फॉर्म कंपनी हुई या आरओसी पोर्टल पे या नॉर्मली जो भी खर्चा हुआ वो मान लो मई से हुआ था। अब आपको क्या हुआ कि आपको जून से डाटा मिला, बट बाद में मई का भी दे दिया आपको। बट आपने अगर यहाँ जून डाल दी होगी तो आप फिर मई का डाटा नहीं चढ़ा पाओगे। मैं तो ये कहूंगा आपको कि आप इसको क्या करिए, 1 अप्रैल 2022 रहने दीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि ये चाहे बैक डेट डाटा मिले या आपको उस डेट का मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल बुक ऑफ बिगिनिंग समझ गए। देन उसके बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ करेंसी का सिंबल आ रहा है रुपीज का, बट मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर आप यहाँ करेंसी देख रहे हो तो यहाँ देखो F12 करोगे। आपने कहा कि नहीं सर मेरे को इसके अंदर पासवर्ड लगाना है, क्योंकि कल को मान लो कि आप पासवर्ड इसलिए लगाना चाहते हो कि कंपनी कोई और पर्सन आपका ये डाटा ना एक्सेस करे, तो यहाँ देखो आपको पासवर्ड भी देगा। तो आप ये सारे ऑप्शन यस कर सकते हो कि भाई एडिट लॉग वाला, एडिट लॉग मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर इंडिविजुअल है, ये मान लो वैसे है तो आपका ये नहीं है। ठीक है, या LLP है। फिर यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है कि आपकी कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा, तो आपको ये वाला पासवर्ड नहीं लगाना है, आपको लगाना है सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें आपका नेम तो शो करेगा कंपनी का, और आप इजीली उसको बस पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा और आप उसको पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन करोगे। ठीक है। प्रोवाइड करेंसी, जैसे मैं इन दोनों ऑप्शन को यस करता हूँ कि इन केस मेरे को पासवर्ड चाहिए, तो देखो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, और भी जो डिटेल चाहिए होगी आप उसको यस कर सकते हो, किससे, F12 से। यहाँ पे वन बाय वन में आपकी जहां जहां शॉर्टकट यूज हो रही है मैं आपको मेंशन करता रहूँ। देन उसको यस करते हैं, देखो यूजर नेम पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे जो यूजर नेम मैं रखना चाहता हूँ वही रख सकते हो, जैसे मैंने अपने लिए मैंने बनाई तो मैं MK करके डाल दे रहा हूँ। देन यहाँ पे जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो आप वो मेंशन कर दोगे। हमेशा पासवर्ड न्यूमेरिक रखो, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अल्फाबेट में क्या रहेगा कि आप कभी स्मॉल कैप में आप फंस सकते हो, जिससे कि आपका वो कंपनी फिर ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये पासवर्ड जैसे आप देखोगे ना, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा, मतलब आप अगर पासवर्ड भूलते हो तो ये डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। देन उसको ध्यान से आपको लगाना है। फिर आपको ये टेली वॉलेट, ये एजुकेशन मोड हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हमें लाइसेंस ही चलाना है। देन इंटर करने के बाद ये देखो करेंसी का सिंबल मैंने अलाउ किया था, जैसे करेंसी में कुछ चेंजेस करना है, उसका स्पेस कुछ क्राइटेरिया आप चेंजेस कर सकते हो ना, ये डिफॉल्ट होता है, करेक्ट है। देन एंटर करके कंट्रोल A मैंने यूज करा है, यहाँ पे कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर सकते हो। अब जैसे देखा मैंने यहाँ दिया था यूजर नेम, देन यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद ही कोई एक्सेस कर पाएगा जिसके पास ये पासवर्ड होगा। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी यहाँ सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये ऑप्शन मेरे में भी अलाउ है, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादातर टैली का यूज कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस टाइप से आपकी जब कंपनी क्रिएट होगी तो आपको इस टाइप से शो करेगा। अब आप लोग सर ये डिफॉल्ट कुछ यस नो आ रहे हैं, आप अभी इसको डिफॉल्ट यस नो जो है उसको यस नो ही छोड़ना है, बाकी उसको हम आगे जाके देखेंगे यस नो किस बेसिस पर आपको दिखाएगा और किस बेसिस पर उसको अनेबल करना है आपको। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है, बाकी अगर और ऑप्शन जैसे मेरे में आ रहे तो आप उसको इसको यस करोगे तो आपको ये शो कर देगा। ठीक है, बट इसमें देखो अभी कुछ यस नो नहीं करना, बस एक चीज करनी है, क्योंकि देखो आगे जाके हम 1 बाय 1 क्लासेस में देखेंगे कौन सा फंक्शन किसके लिए है। अभी एक साथ यस करना या नो करना आपके लिए क्या होगा, इंक्रीज करने में, और आपको आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट अनेबल डिसेबल हो जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ उसी बेस पर आपको काम करना है। तो अभी सबसे पहला काम करना है हमें, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी जो टैली यूज कर रही है तो आपको पता है उसने जीएसटी नंबर ले ही रखा होगा। तो जीएसटी का सेटअप हम साथ के साथ अब डिफॉल्ट देता, पहले नहीं देता था। पहले इसलिए नहीं देता कि भाई जिसको अनेबल करना करे, वरना जिसको नहीं करना विदाउट जीएसटी वो। बट अब आपको पता है या टैली वालों को भी पता है कि भाई जो भी टैली यूज कर रहा है इट मीन उसने जीएसटी नंबर तो ले ही रखा होगा, जो भी प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 2 करोड़ से ऊपर वाले को तो बुक्स बनाना मैंडेटरी है, और 1 करोड़ से ऊपर तो टैक्स ऑडिट हो जाती है, तो वो अपने बुक्स बना ही रहेंगे। तो उससे नीचे वाले जो रहते हैं वो बुक्स बनाए ना बनाए, उनका एक 44AD वाला सेक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना रिटर्न भर सकते हैं एक अपनी इनकम के बेसिस पे। बट मान लो वो भी बुक्स बना रहे हैं, क्योंकि आगे जाके देखो बुक्स बनाने का बेनिफिट क्या है कि आप उसको लॉन्ग रन तक लेके जा सकते हो, प्लस अच्छे डिसीजन लेके अपने बिजनेस और बड़ा करोगे। ठीक है, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने का देखो यहाँ जीएसटी की डिटेल आ रही है, यहाँ बोल रहा है एक्टिव स्टेटस है। अब एक्टिव स्टेटस कैसे देखना है, तो देखो जो मैंने जीएसटी नंबर आपको दिखाया है सर्च करके, यहाँ देख लो एक्टिव मीन्स मेरा एक्टिव है, तो यहाँ एक्टिव ही रहने देना है आपको टैली पे। ठीक है, अब आगे वैसा एक्टिव ही रहेगा आपका जब जीएसटी नंबर आपने ले रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो जीएसटी नंबर है यहाँ पे दिल्ली का है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी में समझा देता हूँ, अगर आपकी कंपनी अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस करोगे, वरना अदरवाइज नहीं। देन कंट्रोल भी करके यहाँ पीरियोडिक आपको बताना है कि आप मंथली रिटर्न भरते हैं क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, तो मैंने कहा यहाँ क्वार्टरली भरता हूँ मैं। देन ई इनवॉइसिंग आपका अप्लीकेबल है, तो आपको पता है ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ आपकी 1 अगस्त से अप्लीकेबल हुई है। अगर आपकी टर्नओवर इतनी गई है, जैसे कि मान लो 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, तो अब इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसलिए इसको नो कर रहा हूँ ना, अदरवाइज आप उसको यस करेंगे। देन ये पूछेगा अप्लीकेबल कब से हुई आपके लिए, तो यहाँ जिस भी डेट में, जैसे 10 करोड़ थी तो आपके पीछे आपके अनेबल हो चुकी थी।
ठीक है, 20 करोड़ थी, 1 अप्रैल 2023 से आपका आ गया था, फिर अक्टूबर में आपकी 10 करोड़ वालों के लिए हुआ था। ठीक है, अब 5 की हो गई 1 अगस्त से। तो आप अगर अप्लीकेबल है तो यहाँ डेट बताओगे। देन इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस आपका, तो यहाँ दिल्ली आपको मेंशन कर देना है, बट मैंने कहा मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पूछेगा ई वे बिल। अब ई वे बिल तो देखो आपकी बुक्स में बन रहा होगा, अगर गुड्स का केस है। ठीक है, तो आप इसको यस करोगे। पहले वाला ई वे बिल होता है आपका इंटर स्टेट के लिए, जिसकी लिमिट 50,000 है, डिफॉल्ट इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स है। देन इंटर करके फिर आप देखोगे यहाँ इंटर स्टेट पूछ रहा है, इंटर स्टेट के लिए 1 लाख होती है। ठीक है, बट आप कहते हो सर इसमें और डिटेलिंग नहीं आ रही, तो आप यहाँ F12 करोगे, यहाँ देखो डिटेलिंग आपसे पूछ लेगा। सो रजिस्ट्रेशन नेम, ऐसे ही सेलेक्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई इनवर्ड, ऐसे करके एलयूटी, जैसे जो जो और मेथड होते हैं, जैसे आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो उसकी रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो यहाँ देखो एलयूटी उस समय आप अनेबल करोगे। अदरवाइज वरना इसको आप सेव करके इसको आप सेव कर दोगे। ठीक है, बट आपने कहा नहीं सर मेरा तो और भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे दिल्ली में नहीं अदर भी है, तो मैं इसको नो करके इस वाले ऑप्शन को भी यस करूंगा। बट ऐसा इसका है नहीं, इसलिए मैं अभी इसको नो ही रहने दे रहा हूँ। ये आपके लिए बता रहा हूँ, इनकेस आपके ऐसे मल्टी आपके पार्टी के मतलब आपके रजिस्टर नंबर हो अदर स्टेट में, तो उससे कर सकते हो। ठीक है, पर एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें एक शॉर्टकट और यूज हुआ है कि कंट्रोल आई आप करोगे तो यहाँ देख लो जनरल डिटेल एंड शो मोर करोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा कि रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो इसके अंदर, कि भाई रिकंसिलेशन में जो जीरो ऐसे करके है, ये भी रिकंसिलेशन पार्ट में और प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आगे इनकेस अगर आपका यूज होता है तो डिफॉल्ट यहाँ से बता देना, जैसा आगे मैं आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। बट ये आपको सिखाने के पर्पज से, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर लेते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको जब आप पूरा एक कंपनी का या मान लो एक जो आपकी कंपनी है आप एज अकाउंटेंट काम करो तो प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ। ठीक है, देन इंटर करिए इसको सेव। सेव करने का तो और कुछ नहीं करना अभी, जैसे जैसे हम जोन जोन से फीचर यूज करेंगे हम उसको अलाउ एंड आपका यस नो करते रहेंगे। देन कंट्रोल ए करके सेव होने का सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाला हम क्रिएट एंड ऑल्टर का पार्ट। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास ही हमारी किस लिए, एक तो कंपनी क्रिएशन, फिर लेजर, अगर स्टॉक है तो स्टॉक, देन उसके बाद हमारे जो ओपनिंग जो पंच करने होते हैं टैली में, कि जैसे मान लो भाई हमारे 21-22 की बैलेंस शीट थी, तो मेरे को 22-23 में उसका ओपनिंग कैसे फिल करना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, क्रिएट एंड ऑल्टर दो पार्ट है आपके। क्रिएट में मीन्स आपको अगर कोई लेजर बनाना हो या कोई स्टॉक बनाना हो, ये आगे जाके यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन या ये जो क्लासिफिकेशन है, ऐसी ये सारी चीजें, तो अभी इनको आगे देखेंगे हम। स्ट्रक्चरल वाले पार्ट को अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स एंड इन्वेंट्री। तो देखो ग्रुप लेजर, सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे। ग्रुप क्या होता है, जो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करे, क्योंकि कल को आपसे ग्रुप या कोई जनरली कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वैसा कोई पूछता नहीं है, बट इनकेस मान लो कोई आपका आप सीनियर हो गए, आपसे जूनियर नॉर्मली पूछता है, या कल को आप मान लो आपसे इंटरव्यू में ऐसे नॉर्मली पूछ लेगा कि हम ग्रुप लेजर्स किस लिए मेंटेन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, या आगे जाके ग्रुप्स का बहुत मेन ऑब्जेक्टिव आपके बैलेंस शीट में। तो अगर इनकेस आप लेजर बहुत सारे बनाते हो बट आप चाहते हो कि भाई एक ही ग्रुप में क्लासिफाइड हो, तो उसका मीनिंग आपको बताना चाहिए कि हम सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हो, हमारे क्या होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स ऑलरेडी हमारे 28 क्रिएटेड होते हैं, एक आधा हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली आपका उन्हीं का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आप क्या जाते हैं लेजर्स। लेजर्स क्या होते हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन में यूज होने वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली आपके लेजर्स होते हैं। ये आपको ये बोल सकते हो कि जो लेजर्स होते हैं आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब लोग सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप जैसे मान लो अगर आप कॉमर्स के हो, अगर कॉमर्स के नहीं भी हो, क्योंकि आगे जाके इस पूरी डेबिट क्रेडिट सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ, कि इनकेस मान लो आपको बोला गया कि भाई परचेज टू कैश, अब ये लिखा हुआ है एंट्री में, जैसे आगे जाके इसका मीनिंग आप समझोगे, अगर आपको पता है तो बेटर है, बट नहीं पता तो आगे जाके मैं सारी चीज समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब परचेज टू कैश मीन्स आपको पता चल रहा है, परचेज वाले लेजर से आपको पता चल रहा है कि परचेज की एंट्री है, और हमने उस परचेज जो करी कैश में करी है। तो देखा इससे मीनिंग पता चला कि भाई लेजर क्या करते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, या हमारी ट्रांजेक्शन में यूज होने वाले अकाउंट्स आपके। ठीक है, तो ये दोनों चीज होगी हमारी लेजर्स एंड ग्रुप। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ कि देखो ये क्रिएट वाले ऑप्शन है, क्रिएट का ऑप्शन आएगा, बट मैं ऑल्टर पे आता हूँ। ऑल्टर पे आके आप देखोगे यहाँ ग्रुप में, तो ग्रुप में देखो 28 आपके आ रहे हैं, आप वन बाय वन देख सकते हो। ठीक है, ऐसे लेजर में लेजर डिफॉल्ट दो आपके क्रिएटेड होते हैं, कैश पीएनएल, क्योंकि हर बिजनेस में ये मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, बाकी आगे जाके आप इसको बना सकते हो जितने भी आप एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, अब आपने कहा सर ये तो हमने समझ लिया, अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है सर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है जैसे हम यहाँ वन बाय वन बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि टैली ईआरपी में सिंगल मल्टी क्रिएशन होता था, टैली प्राइम में हमें बस सिंगल सिंगल मिल रहा है। ऐसा नहीं है, टैली प्राइम में भी हमें सिंगल मल्टी दोनों मोड है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है यूज। तो देखो ये दोनों सिंगल मोड देख लिया हमने। आप चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे सेम ये चीज दिखाएगा, बट जीएसटी वाले पार्ट को हटा के, क्योंकि ये बेसिकली आपके लेजर्स एंड स्टॉक के लिए है। अब आप बोलो सर मेरे को ग्रुप सारे एक साथ देखना है, ग्रुप्स पे गए, यहाँ ऑल्ट एच करा। ठीक है, क्या करा, ऑल्ट एच करा, यहाँ पे मल्टी क्रिएट या मल्टी ऑल्टर देखोगे तो यहाँ देखो 28 ग्रुप्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्राइमरी प्राइमरी मीन्स होता है जो इनिशियल है वो अपने हेड से मतलब रखते हैं, बाकी जो कुछ सब प्राइमरी है मान लो या उसके वो है, ये इन्हीं से रिलेट होके बने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ऐसे ही लेजर्स पे। लेजर्स भी हम आएंगे, ऑल्ट एच ही करेंगे इसके लिए भी। मल्टी क्रिएट करना है तो मल्टी क्रिएट ऑल आइटम रख के यहाँ ग्रुप वाइज बता सकते हैं, बट मैंने कहा
कि नहीं भाई मेरे को तो डिटेलिंग के साथ करना होता है, इसलिए हम 1 बाय 1 पे ऑफर करते हैं। ये तब करना होता है जिसमें हमें डिटेलिंग कम बतानी हो। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप का बनाना तो आप वो ग्रुप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बनाते रहिए, सारा डिफॉल्ट उस ग्रुप में जाता रहेगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिंगल और मल्टी। अब इसकी बेसिस पर हमें जो ओपनिंग हमने समझ लिए, लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्योंकि आज उसी की बात है तो उसी पे ध्यान दे रहा हूँ आपका। उसके बेसिस पर अब हमें ओपनिंग कैसे पंच करना है अपने, तो ये देखो बैलेंस शीट और P&L आपको मैं दिखा देता हूँ। देख लो ये पूरी बैलेंस शीट है, इसको आज हम पंच कर देखेंगे कैसे कैसे उसको चढ़ानी है हमें। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो P&L। P&L में आपको बताया था P&L पूरा नहीं चढ़ता है कभी भी, P&L का बस खाली नेट प्रॉफिट ही आपको उसमें ओपनिंग में चढ़ाना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा P&L चढ़ाने लग जाते हैं, वो क्या हो जाता है फिर इस ईयर का ओपनिंग दिखाने लग जाएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट पे, क्योंकि बैलेंस शीट के सबसे मेन मेन हेड है, क्योंकि बैलेंस शीट की ओपनिंग डलती है, बाकी चीजें फिर हम इंटीज वाइज जो इस ईयर की होगी वो करेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले कहाँ, बैलेंस शीट पे। बाकी अगर आप देख रहे हो कि ये बैलेंस शीट कैसे बनी हुई है, P&L कैसे बनी हुई है, कंप्यूटेशन क्या है, एनेक्सर क्या है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारा जो टैक्स ऑडिट वाला कोर्स है जिसमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन बता रखा है, ये सुमित जी कराते हैं, जो आपको वो प्रॉपरली बताएंगे कैसे आपको इसको ड्रॉ करनी होती है। ठीक है। मैं जो बताऊंगा वो टैली पे आपको कैसे ड्रॉ करनी होती है, तो इसके लिए हम हमारा वो वाला कोर्स गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो हम बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट पर आप देखोगे ये सारी चीज बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट बनने के बाद जो आपकी बनी हुई है तो हमें इसको टैली पे चढ़ाना है। तो देखो सबसे पहला हेड देखो, एसेट्स पकड़ लो, लाइबिलिटी पकड़ लो। पहले देखो हम लाइबिलिटी पकड़ रहे हैं, कम है, तो यहाँ देखो क्या है, ओपनिंग कैपिटल, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आपका जो कह रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों उसकी कैपिटल हो गई कब की, 21-22 की। तो मेरे लिए क्या 22-23 के लिए दोनों ओपनिंग है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल के नाम से लेजर बनाओ, या जैसे लक्ष्य दे रखा है तो लक्ष्य आपकी कैपिटल बनाओ, या कैपिटल के नाम से बना सकते हो। आपको जाना है कहाँ पे, टैली पे गए, कहाँ जाना है, क्रिएट पे, देन गए हम लेजर्स पे। इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको कि देखो जैसे मैंने जीएसटी इनेबल करा और इसमें लेजर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सबसे पहले मैं आपको दो चीज पे ध्यान देने बोलूंगा अभी स्टार्टिंग के पॉइंट में। अगर आप नए हो, अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आपको पता ही रहेगा कि नेम में आप उसका नेम बताओगे, देन अंडर उसका ग्रुप बताना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप पे ही सारा खेल है आपकी टैली के अंदर, क्योंकि ग्रुप ही आपके लेजर्स को डिफाइन करते हैं कि बैलेंस शीट का पार्ट है या किसका पार्ट है, ये सारी चीजें। बाकी फिर उसका एड्रेस वैड्रेस अगर गिवन है तो एड्रेस ज्यादातर देखो ध्यान देना किसमें, पार्टीज में जाएगा। क्या होता है, कल को बच्चे लेजर बनाते हैं सैलरी एक्सपेंस का, रेंट का, रेंट का बनाया आपको पता है खर्चा है, बट वो बोलता है उसका एड्रेस क्या डालूं। भाई जिसमें एड्रेस आपको नहीं डालना उसमें जबरदस्ती की चीज आपको फिल नहीं करनी है। ठीक है। आपको वही चीजें फिल करनी है जो आपके लिए मैंडेटरी है, जिस लेजर्स के लिए वही फिल करेंगे हम, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, आप देखो जो सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर अब जो कोडिंग ऐसे हो रखी है कि वो हर किसी में वो पॉइंट दिखाएगा, बट ऐसा नहीं कि हर किसी में वो पॉइंट भरना जरूरी है, वो जिसके लिए मैंडेटरी जो चीज है वही हम फिल करेंगे, क्योंकि वही स्पेसिफिक आपकी अकाउंटिंग में काम आएगी। समझ गए। फिर दूसरी चीज आती है आपके यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल। अब देखो सैलरी एक्सपेंस का कोई कॉन्टेक्ट डिटेल होगा नहीं, तो उसमें हमें ये चीज नहीं देखनी है, हमें उसमें बस क्या देखना है, सैलरी यहाँ पे जो आपका क्या है, सैलरी का जो एक्सपेंस का हेड, देन अंडर ग्रुप, देन वहाँ पे अगर जीएसटी कुछ अप्लीकेबल है, जैसे सैलरी पे अप्लीकेबल नहीं है तो हम उसको नॉट अप्लीकेबल करेंगे, अगर अप्लीकेबल होगा तो जैसे मान लो रेंट है उस पर अगर लग सकता है तो हम उसमें अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस चीजों पे वो अप्लीकेबल है वहीं बतानी है, बाकी चीजों पे आपको उसको नहीं फिल करनी, या उसको नॉट अप्लीकेबल लेके चलना है। समझ गए। तो हम सबसे पहले यहाँ बना रहे हैं हम कैपिटल। ठीक है। कैपिटल अंडर कैपिटल के हेड में जाती है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो अभी आने वाली क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में डिफाइन होगा, कैसे हम उसको देखेंगे। तो अभी के लिए आपको बस ये नोटिस करना, जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान दे। ठीक है। देन इसका कोई एड्रेस एड्रेस नहीं होगा, कल को मैंने आप वही चीज समझाने के लिए मैं आपको पहले ही इंट्रो दे दिया है कि जिसके लिए होगा वो पार्टीज के होंगे, जैसे कोई डेटर क्रिएटर बना रहा हूँ उनके एड्रेस होंगे, उनसे बिलिंग विलिंग हो गई इस केस में। ठीक है। बाकी फिर देखो जो कैपिटल आई, कैपिटल कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी नंबर आपको पता है हमेशा कोई भी बिजनेस को मिलेगा। ठीक है। ये जो भी आप बिजनेस लीगली इंडिविजुअल पार्टी से ये चला उसके लिए जीएसटी नंबर होगा, अब इसके लिए जीएसटी नंबर होगा नहीं, तो आपको बच्चे कहते हैं सर इसका जीएसटी नंबर बताओ, कैपिटल में क्या डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे भाई, जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं करना, इसको अननाउन कर दो, अनरजिस्टर्ड कर दो, जिससे आपकी जीएसटी रिपोर्ट में मिसमैच नहीं आए। समझ गए। दूसरी चीज फिर यहाँ इसका ओपनिंग, अगर ओपनिंग दे रखा तो आप देखो ओपनिंग आपने बोला ये है, नहीं ओपनिंग दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। वरना आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लीजिए, अगर आपको लगता है यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से कॉपी पेस्ट उठाइए, यहाँ पे कंट्रोल V करिए, देन इंटर करिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ हटा देना इस फॉर्मूले को, क्योंकि बैलेंस शीट में कल को ऐसा करो तो वो अपने ही लिए करो आप। ठीक है। अब यहाँ पे आप आके देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है। अब आपको दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसेट्स होती है उनका डेबिट नेचर होता है, जो लाइबिलिटीज होती है या कैपिटल होती है उनका क्रेडिट नेचर होता है, ये खर्चों का भी डेबिट नेचर होता है, ये इनकम का क्रेडिट नेचर रहता है। ये 5 हेड आप अभी समझ लीजिए, बाकी इसको डिटेलिंग में आने वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि किस नेचर से होता है, क्यों ऐसा करा गया है,
किस बेसिस पे देखना होता है हमें। तो अभी जो चीज आ रहा है डिफॉल्ट आ रहा है उसको सेव कर देना। ठीक है, सेव करने से हमारी क्या हो गया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का ओपनिंग चढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे देखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है तो यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आप इसको या तो तीनों को कैपिटल में डाल दो, क्योंकि कैपिटल का ही पार्ट होता है, जितना भी प्रॉफिट आप जो डिस्क्लोज होता है किस वजह में वो आपके कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐड करके दिखा रखा है। वरना अगर आप यहाँ अलग से दिखाना चाहते हो वैसे अलग से दिखाओ टैली में। आप यहाँ गए तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है बना होता है क्रेडिट, तो मैं ऑल्टर में जाके यहाँ पे जाके P&L का बैलेंस यहाँ फिल कर दूंगा। ठीक है, और देन सेव। सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अगला आ गया है हमारा टोटल होने का ड्राइंग्स आ गया हमारी। अब ड्राइंग्स देख रहे हो कैपिटल में से लेस हुई है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होती है जो आपके पार्टनर्स या मान लो आप खुद हो अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हो, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। छोटी मोटी चीज मैं अभी यहीं समझा दूंगा आपको, बाकी आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगला हमारा ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स के लिए देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है क्रिएट पे, देन यहाँ पे आके ड्राइंग्स क्रिएट करनी है। किसका पार्ट है, कैपिटल का। देन एंटर करके कोई कुछ नहीं जाएगा इसमें, एड्रेस वेड्रेस कोई डिटेल नहीं, अनरजिस्टर्ड इसको अननाउन कर सकते हो जिससे कोई एरर ना आए जीएसटी का। देन यहाँ पे उसकी वैल्यू हम कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल वी। देन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ड्राइंग्स क्रेडिट दिखा रहा है। तो एक चीज समझना, ड्राइंग्स कभी जो आपके होती है कि आपके क्या है, एक तो कैपिटल आपकी क्रेडिट नेचर की होती है तो वो बढ़ रही होती है। ठीक है, जब आपकी ड्राइंग्स आपकी मतलब जो आपका ओनर या आपका जो लेके जाएगा तो क्या होगा, आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी इतनी कम होती रहेगी। तो ये डेबिट नेचर का आपको खुद करना है फिर। ठीक है, तो उसको आप डेबिट नेचर का खुद आप इंटर करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आपको। ठीक है, डेबिट की करनी है क्योंकि क्या है जी आपका इसका नेचर ऑलरेडी कैपिटल के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा था, बट ऐसा आपको करना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा ड्राइंग्स में हुआ है, बाकी चीजों में ऑटोमेटिक डिफॉल्ट उठाएगा ये। ठीक है, तो अब अगला आ जाता है हमारा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लोन फ्रॉम श्री साई इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो उसको कॉपी करके आप ऐसे ऐड बना लीजिए या लोन का ऐड बना लीजिए अलग से। मैंने इसी का हेड बनाया है, कंट्रोल वी करके। देन यहाँ पे अब देखो लोन दो टाइप के होते हैं, एक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। वैसे लोन देखो आपकी लाइबिलिटी है, बट इसको आपको ना अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो आपकी अगर आपकी अकाउंटिंग की बात करूँ 5 ही हेड होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बट आपको टैली ने इतने ग्रुप इसलिए दे रखे हैं जिससे आपकी अकाउंटिंग की रिपोर्ट, क्योंकि आगे जाके देखो रिपोर्ट देखी जाती है कि मेरे बैलेंस शीट में कितना है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसको बाइफिकेट करने के लिए टैली ने या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसने इसलिए आपके ग्रुपिंग इतने बना रखे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ आके क्या देखना है, यहाँ पे देखो अगर मैं लोन सेलेक्ट करूँ तो लोन में आ रहा है लोन लाइबिलिटी, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। बट इसमें सबसे बेटर, क्योंकि आगे जाके हमें जब अपनी ऑडिट में बताना होता है सिक्योर अनसिक्योर में बताना होता है, तो ये हमारा अनसिक्योर लोन है, किसी भी पार्टी किसी पर्सन से लेता हूँ वो अनसिक्योर लोन कहलाता है। सिक्योर लोन जब हम किसी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे आपकी। ठीक है, देन इंटर करके मैं इसको इंटर करके यहाँ पे जीएसटी में नॉट अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ के आपका जितना भी उसकी वैल्यू है यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, तो देखो उसका करेक्ट नेचर ही रहेगा क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमें उसको पे करना है। ठीक है, फिर अगला आ जाता है आपका, देखो यहाँ सन्डी क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है एज पर एनेक्सर 1 एंड 2। अब ये क्या कह रहा है भाई, एनेक्सर में कि भाई ये 1 और 2 तो एनेक्सर होते हैं, जैसे कल को मान लो जिसमें क्रेडिटर डेटर या एक्सपेंस हमारे बहुत सारे हैं, तो उसको हम एनेक्सर के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट में डिफाइन करते हैं। तो एनेक्सर में देखो हमें दिखा था 1 एंड 2 में क्या है कि सबसे पहला कह रहा है कि भाई हमारे क्रेडिटर किसके हैं, तो एक क्रेडिटर है खाली, उसी की डिटेल यहाँ दे रखी है, क्योंकि वहां पे हम क्रेडिटर की डिटेल लिखते नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारी जो क्रेडिटर की डिटेल है, तो यहाँ पे हम उसको लेंगे। तो यहाँ क्रिएटर हमारा कौन सा, एक ही क्रिएटर है, कॉपी करके देन यहाँ क्या हम कंट्रोल वी करेंगे। देन यहाँ पे क्या है, सन्ड्री क्रिएटर है हमारा वो। ठीक है, देन एंटर करके यहाँ पे अब देखो क्रिएटर अभी मेरे को ये नहीं पता है क्योंकि बैलेंस शीट में देखो ये नहीं दिया था कि इसका जीएसटी नंबर या इसका स्टेट। तो हमें क्या करना है, जो भी ये क्रिएटर है अभी उसको हम डिफॉल्ट मान रहे हैं अभी जैसे भी है, बाकी इसको मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी आप भी अपनी कंपनी में उसके बिल्स आ रखे होंगे, तो उस बिल के बेसिस पे आप देख सकते हो कौन से स्टेट का है, तो आप उस समय बता दोगे। अभी के लिए मैं ओपनिंग चढ़ा रहा हूँ तो अभी उसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट आगे जाके मैं उसको देख लूंगा। आप भी इसको याद रखेंगे कि आपको उसको जाके आगे चेक करना है कि उसके बिलिंग पे किस स्टेट का है, कौन सा जीएसटी नंबर मेंशन है। ठीक है, बट अभी कुछ नहीं है तो इसलिए इसको डिफॉल्ट ऐसे लेके देन इसको रेगुलरली कंसीडर कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं उसका जीएसटी बता दूंगा। देन यहाँ आगे उसकी जो वैल्यू बता दूंगा। ठीक है, देन कंट्रोल बी, क्रेडिट नेचर का रहेगा। ये आप देखो एक चीज ये आई, आप बोलते हो सर ये क्या है, ये होता है जैसे बिल की डिटेल अगर आप उसकी बताना चाहते हो। जैसे आपने कहा कि भाई मैं उसकी बिल की डिटेल बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मान लो जैसे मान लो जो 1,88,120 का ये आपका अमाउंट आपको पे करना है, ये बोलता है नहीं भाई मेरे को बिल्स हैं इसके दो वो चढ़ाने हैं, तो वो आप यहाँ चढ़ा सकते हो। बट वरना इसको अगर आपके पास नहीं है डिटेल या नहीं चढ़ाना चाहते हो, आप इसको एंटर करके ऑन अकाउंट भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये दो डिटेल होती है आपको समझने के लिए। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये जो बिल वाइज मेंटेन ऑप्शन है ये यस रहता है, क्योंकि इसकी वजह से आप प्रॉपर बिल बाई बिल डिटेल एक एक करके देख सकते हो, जिसको मैं आगे अभी पूरा डीपली भी आपको समझाऊंगा आने वाली क्लास में। ठीक है,
अब इसमें आने के बाद देखो अगला चीज क्या आ जाती है, हमारी बैलेंस शीट पे दोबारा जाएंगे। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ऑडिट फीस पेबल आपका। अब ऑडिट फीस पेबल क्या होता है, जैसे कल को मान लो हमने जो टैक्स ऑडिट कराई, जो ऑडिट फीस हम उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारी जो मार्च के मंथ में जो हम पे करेंगे तो मतलब पहले ड्यू होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी जो ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम पहले यूज करके फिर पे करते हैं तो उसको हमें ड्यू करना बहुत जरूरी होता है। तो मार्च मंथ में ड्यू होंगे, उसके अगले मंथ अप्रैल में पे करे जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने ड्यूज खड़े करने होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके देन यहाँ आके कंट्रोल भी, देन ये किसका पार्ट होता है, करंट लाइबिलिटी। अब देखो दो चीज मैं क्लियर कर दूं, लाइबिलिटी होती है एक लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म, मतलब वही करंट लाइबिलिटी आपकी जो वैसी लाइबिलिटी। तो देखो करंट लाइबिलिटी होती है जो करंट मीन समझ लो, करंट सिनेरियो मीन क्या कि जो विद इन 1 ईयर में ही वो इन टर्म्स ऑफ मनी में हमें पे करनी हो। अगर रिसीव हो रही है तो करंट एसेट, अगर वही 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर हो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करके जीएसटी पूछ रहा है अननाउन कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई जीएसटी वीएसटी कोई चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको इंटेंट करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है कितने की, 10,000 की, वैसे मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और न ज्यादा वैल्यू है उसको कॉपी पेस्ट करके, जिससे कि आपके कोई गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। फिर अगला आ जाता है हमारे, देखो यहाँ पे एडवांस पार्टीज। जैसे मान लो एडवांस फ्रॉम पार्टीज, हमने क्या भाई पार्टी से एडवांस ले रखा है, तो हम लाइबल है उतना उसको सामान अगर सर्विस दे रहे हैं, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स को उसको बेचने के लिए, तो यहाँ पे हमने जो एडवांस लिया उसको भी हमें डिस्क्लोज करना होगा एज अपनी लाइबिलिटी। ठीक है, देन यहाँ की इसके लिए भी कोई, क्योंकि एक एडजस्टमेंट लेजर है इसके लिए कोई जीएसटी नहीं है, मैंने बताया था पार्टी के लिए ही मेनली जीएसटी नंबर आपका जाना है। देन यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, देन सेव करने का अगला हेड है हमारा, देखो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस पेबल। जैसे मान लो अदर एक्सपेंसेस कुछ ऐसे पेबल है जो आपके खड़े हो रखे हैं, तो उसको हम अदर एक्सपेंसेस में कंसीडर करके उसको दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। देन कॉपी करके कंट्रोल भी, देन यहाँ आके जीएसटी इसमें भी नहीं जाएगा, देन कंट्रोल भी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सॉरी अमाउंट रह गया था, कि जिससे आप आगे जाके जब लेजर बनाओ ऐसी गलती ना करें कि जिससे जीएसटी के मिसमैच आपके बहुत सारे खड़े हो जाए। क्योंकि कुछ जने क्या करते हैं, खाली लेजर बनाया जा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, जीएसटी अप्लीकेबल है जिसमें अप्लीकेबल नहीं भी होना चाहिए, तो उससे आपके क्या होता है, जब आप जीएसटी की रिपोर्ट देखो वहां पे एरर आएगा। ठीक है, फिर ये हमारा बस लास्ट रह गया प्रोफेशनल फीस, जो हमने पे करी होगी अपने प्रोफेशनल्स को। ठीक है, करंट लायबिलिटी में ये भी पार्ट है आपका, देन इसको भी अगर वो प्रॉपर बिलिंग विलिंग प्रॉपर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी के साथ आएगा बिलिंग, अगर वैसे है तो हम उसको ड्यूस करके दिखाएंगे। ठीक है, इसमें अमाउंट कॉपी नहीं हुआ है, पहले मैं अमाउंट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे 5,000 है, देन इसको सेव। अब सेव करने का देखो एक साइड का कितना है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख लो 48,80,291.09। अगर मैं बात करूँ अपनी बैलेंस शीट की, यहाँ देखो कितनी है, बिल्कुल डिट्टो मैच है, मीन्स कोई भी गलती नहीं हुई। अगर इनकेस कोई गलती होती तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो। एक तो देखो यहाँ ऑल्टर में जाके 1 बाय 1 देखो, ये वरना दूसरा आप बोलते हो 1 बाय 1 देख रहा हूँ, कभी इसमें गलती नहीं कभी उसमें गलती नहीं, आप सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस शीट में आ जाओ और ऑल्टर 1 करो और यहाँ से हेड मिला लो, सारे आपके मैच हो जाएंगे। अगर आप कहते हो नहीं सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो आप यहाँ आइए लेजर्स पे आइए, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए, या लेजर्स में ऑल टच करिए, यहाँ पे मल्टी ऑल्टर एक साथ अगर आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हो जो जो वैल्यूज हमने फिल करी है। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके बता दिए। अब उसमें हम एसेट्स भी चढ़ा के जल्दी से अपना जो आज का टॉपिक है कवर करते हैं। ऑल्टर में जाके क्रिएट में, दोनों में देखो, ऑल्टर में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऊपर, वरना हम क्रिएट में डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो हमारी जो एसेट्स है, अब एसेट्स में आप आओगे सबसे पहले कह रहा है फिक्स एसेट्स हमारी लेनी है, तो अभी इसने बोल दिया एज पर एनेक्सर क्या थर्ड आपका, थर्ड ये रहा। थर्ड में देखो क्या, एक तो फर्नीचर है एक लैपटॉप है। अब उसकी वैल्यू कैसे लेनी है, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ट है जो कि आपको टैक्स ऑडिट वाली क्लास में समझाया जाएगा। उसके बेसिस पे क्या क्या हमें एक वैल्यू लेके चलनी होती है, उसका जो ड्यूरेशन जो फाइनेंशियल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज है, उसके बाद जो नेट उसकी वैल्यू है, तो हमें अभी ये कंसिडर करनी है। क्योंकि हमने क्या देखा था 31/3/2022 की बैलेंस शीट है, मीन हमें 22-23 के लिए बनाना है, 21-22 में फाइनल बैलेंस जो ही आया है, तो उसका क्लोजिंग था हमारे लिए वो ओपनिंग हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सर लेना है, देन यहाँ पे जाना है टैली पे, कंट्रोल भी, किसका पार्ट है, फिक्स एसेट्स का। ठीक है, देन फिक्स एसेट्स में देखो अभी डिटेलिंग आ रही है, क्योंकि देखो जब हम कुछ चीज खरीदते हैं अगर वो जीएसटी के साथ खरीदी हुई है तो यहाँ जीएसटी ऐसे बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्या है जी यहाँ नॉट अप्लीकेबल करके आप बताओगे जैसे जीएसटी अभी इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से परचेज हो रखी है। बट इन केस आप कहते हो नहीं सर ये आगे जाके जीएसटी में जाएगी, तो आप इसको अप्लीकेबल कर सकते हो, बट मेरे केस में अभी नहीं है तो मैं इसलिए नॉट अप्लीकेबल लेके चल रहा हूँ। बट अगर होती तो मैं जीएसटी और यहाँ पे बता के चलता है कि भाई गुड्स है ये सर्विस है ये क्या चीज है, वैसे गुड्स सर्विस दोनों में कंसिडर नहीं की जाएगी क्योंकि ये एसेट्स है आपकी।
ठीक है, तो आप किसमें कर लो, यहाँ एसेट्स का कोई पार्ट नहीं दे रखा इसलिए मैं गुड्स में ऐसे लेके चल सकता हूँ, बेस्ड ऑन वैल्यू ऐसे करके यहाँ बता दीजिए। ठीक है, या नॉट अप्लीकेबल करके यहाँ पे अप्लीकेबल कर दीजिए। जैसा भी जो मेथड आपको बेटर लगे वो बाकी मैं वैसे आगे समझाने वाला हूँ जब हम एसेट्स का बिल चढ़ाएंगे, अभी इसमें टैक्स नहीं है इसलिए मैं इस पॉइंट को पूरा नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप बोलिए कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें आगे पूरा प्रॉपर जब एसेट्स का बिल आएगा उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे शो होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं नॉट अप्लीकेबल लेके चल रहा हूँ दोनों के लिए, जिससे कोई एरर हमारे अभी बुक्स में ना आए। देन जीएसटी इसको मिलेगा नहीं, वो आपको पता है, पार्टीज को मिलता है। देन यहाँ के जिसकी वैल्यू है, तो वैल्यू देख रहे हो, यहाँ आके कंट्रोल की, देन इंटर करके इसको सेव। अब देखो इसका बैलेंस जो है क्या है, डेबिट है। ठीक है, और सेव। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ लैपटॉप, देन इसमें फिक्स एसेट, इसमें नॉट अप्लीकेबल लेके चल रहा हूँ जिससे कि क्या है, अभी कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा है इसलिए, बाकी आने वाली क्लास में आपको समझा दूंगा। देन इसमें आपको नॉट अप्लीकेबल, देन यहाँ आके जो इसकी वैल्यू है उसको यहाँ वाली कंसिडर करनी है। ठीक है, कॉपी करके कंट्रोल की, देन सेव। सेव करते ही ये कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अगला पार्ट जो हमारा है। तो अगला पार्ट देखिए आपका बैलेंस शीट पर आगे ये डेटर्स का है। डेटर्स में देखो यहाँ बहुत सारे डेटर्स है, तो डेटर्स हम लास्ट में ले लेंगे, पहले और चीज कवर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो यहाँ क्लोजिंग जो आपको आ रहा है वो चीज आपको फिल करनी है, तो यहाँ कॉपी करके, तो देखो दो तीन तरीके, आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हो बट उसका कोई एनेक्सर नहीं है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जैसे इन्होंने अपने सीए को दिया नहीं होगा या वो अपने एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे यूज करते होंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक जो एग्रीगेट वैल्यू वो उन्होंने बता दी कि इतने का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। जो क्लोजिंग मैंने, जब आप लास्ट में अपने मतलब मैनेजर से, स्टोर मैनेजर से आपने वेरीफाई करवाया तो पता चला कि भाई कितना है जी आपका, इतना है, तो उन्होंने यहाँ बेसिकली ये मेंशन कर दिया क्योंकि स्टॉक डिटेल उनके पास है तो उन्हीं के पास डिटेल है, वरना अगर सीए उसको वेरीफाई वैसे करता तो उसमें पूरी डिटेल के साथ आती। तो दो तरीके से वो मेंटेन होते हैं, तो आप यहाँ पे एक लेदर बना लीजिए। ठीक है, देन यहाँ पे स्टॉक इन हैंड में डाल दीजिए, देन यहाँ पे वो वैल्यू आप फिल कर देंगे। ठीक है, देन डेबिट करके इसको सेव। ठीक है, अब बट इसका इम्पैक्ट देखो तरीके से आपको दिखाना पड़ता है। जब इनकेस आपके पास सारा स्टॉक होता तो देखो मैं कहाँ जाता, क्रेट में, और यहाँ पे स्टॉक वन बाय वन चढ़ाता। ठीक है, बट उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने आपका एक एग्रीगेट स्टॉक मेंशन कर रखा, तो मैं भी एग्रीगेट स्टॉक मेंशन करूँगा। उन्होंने स्टॉक के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रखा हो, टैली वो स्टॉक मेंटेन नहीं करता, टैली बस खाली क्लोजिंग और ओपनिंग लेके चलते पूरे साल का, तो इसलिए हमें भी यहाँ पे वैसे ही फिल करना होगा। तो अगर हम आके आपको बैलेंस शीट पे दिखाऊं, तो यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा। अब इसको दिखाने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर इनकेस आपके पास भी ऐसा केस आए कि आपने बोला कि सर वो सामने वाला पर्सन स्टॉक तो किसी और बुक्स में, मतलब कोई और बुक्स, मतलब कि कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसमें स्टॉक प्रॉपरली और प्रॉपर उसके तरीके से है, बट टैली में वो एग्रीगेट वैल्यू लिखता है, तो आपको क्या करना होगा, F11 में ये पॉइंट बताना जरूरी है आपको। यहाँ देख रहे हो इन्वेंट्री मेंटेन को नो करना होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो मैंने यहाँ हेड बनाया है लेजर का, ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू डालने के लिए आएगा, तो इसको सेव कर दूंगा मैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट में जाऊंगा, अब देखो स्टॉक की एंट्री क्लोजिंग में आ चुकी है। तो एक ये फंडा होता है आपका स्टॉक का, अगर इनके सामने वाला इसको मेंटेन नहीं करता तो, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं मेंटेन करते, वरना ज्यादातर लोग आपको दिखेगा कि टैली पे स्टॉक मेंटेन करते हैं, क्योंकि कुछ को पता लगता है भाई कि मेरे को वो वाला सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है तो मैं उसी पे जा रहा हूँ, जो दूसरा सॉफ्टवेयर पहले से वो यूज कर रहा हूँ। बट ज्यादा लोग अब अपना सॉफ्टवेयर टैली पे यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर इनकेस ऐसा होता है तो आपको इस तरीके से करना है जैसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब अगली चीज इसमें आ जाती है जीएसटी रिसीवेबल। इसको कॉपी करके टैली पे गए, आपसे जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल भी। एंड यहाँ पे क्या है, तो ये करंट एसेट्स का पार्ट है हमारा, क्योंकि जब हमारा मार्च मंथ का हमारा कोई भी जीएसटी अगर पेबल है तो लाइबिलिटी में आएगा। अगर हमारा कोई इनपुट बच रहा है तो हमें उसको एज एसेट्स अपने डिस्क्लोज करने होगी बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई जीएसटी शीट डील नहीं जाएगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेजर है। ठीक है, तो मैं देखो इसको भूल गया कि भाई इसका फिल करना, तो देखो एक सबसे एक स्मार्ट शॉर्टकट मैं आज बताना चाहूंगा आपको, ऑल्ट जी। जैसा मैं इसका ओपनिंग डालना भूल गया, अब दूसरा तरीका पेजअप करके भी कि मैं यहाँ पेजअप करूँ, ऐसा अनेबल होता रहेगा। बट मैंने कहा पेजअप में दो तीन लेजर आएंगे उसके बाद मेरे को स्किप करना होगा, इससे अच्छा मैं ऑल्टर में गया। कैसे, ऑल्ट जी, देन ऑल्टर और लेजर, और यहाँ आके मैंने देखा जी किसका, जीएसटी, सॉरी जीएसटी रिसीवेबल। यहाँ पे इसका ओपनिंग डालना रह गया था, यहाँ के मैं इसका ओपनिंग डाल दूंगा 2577। सेव करा, बाहर आया, मैं उसी विंडो को जहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा था। ये होता मल्टी विंडो का ऑप्शन, आप यूज कर सकते हो, ये टैली प्राइम था या ईआरपी में नहीं था। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका।
देन यहाँ बैंक अकाउंट आपका आपको पता होना चाहिए, अगर ये कंपनी का है तो करंट अकाउंट भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे बैंक लेना है, वो बैंक करंट हो या सेविंग हो, बैंक में जाएगा। अगर वो ओडी अकाउंट है तब यहाँ ओडी में जाएगा, अगर ओसीसी, ये दोनों क्रेडिट फैसिलिटी आपको बैंक देती है, अगर ये ऐसा है तो मेंशन करना, वरना आपको अदरवाइज बैंक में लेके चलना है। बैंक का यहाँ अकाउंट नंबर सारी डिटेल अब यहाँ नहीं है, तो मैं अभी इसको आगे फिल कर दूंगा, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। देन एंटर करके मैं इसको, या आप यहाँ बैंक में ही बता सकते हो, अगर लाइसेंस टैली यूज करो तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे करके आएगा, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ आके उसका ओपनिंग बैलेंस जिस नंबर उसका होगा वो भी आप फिल कर दोगे, आपको बता ही रखा है मैंने। देन यहाँ कंट्रोल वी, देन एंटर। सेव करने के बाद अगला आ जाता है आपका बस कैश इन हैंड, फिर जल्दी से डेटर बनाएंगे और हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। अब कैश इन हैंड देखो ऑलरेडी बना रहता है, तो मैं इसको बनाऊंगा नहीं, ऑल्टर पे जाऊंगा, कैश पे जाऊंगा, देन यहाँ जाके इसका ओपनिंग फिल कर देंगे। ठीक है। देन इसको सेव, सेव करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे रह गए बस खाली क्या, डेटर्स। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, अब डेटर्स वाले के नेक्स्ट 1 और 2 पे जाना है। तो डेटर जैसे 1 बाय 1 दे रखे हैं, तो अभी बहुत सारे दे रखे हैं, बट मैंने आपको बताया था आज मैं देखो मल्टी का भी ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। अभी 1 बाय 1 तो हमने बना ली, क्योंकि डिटेलिंग थी उसके अंदर, हमें बताना जरूरी था। बट आपने कहा नहीं सर अब इसमें तो डिटेलिंग अभी नहीं है, बाद में फिल करनी है, तो अभी के लिए क्या करें, तो अभी के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, ऑल टच करेंगे और यहाँ मल्टी क्रिएट करेंगे। तो दोनों ऑप्शन आज आज ही क्लास में मैंने आपको समझा दिए। यहाँ पे आगे बस ऑल आइटम, ऑल आइटम तब रखना है जब यहाँ पे हर लेजर का अलग ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हो, बट आपने कहा नहीं सर मेरे को तो एक ही ग्रुप सेलेक्ट करना है और सेम लेजर है, मतलब अलग अलग लेजर है, एक सेम ग्रुप है, तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। और यहाँ आगे जल्दी से कॉपी, देन यहाँ पेस्ट, और जल्दी से काम हो जाना। देखो डेटर में ऑटोमेटिक जा रहा है, मैं नहीं डाल रहा ग्रुप, और यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। फिर ये पूछेगा कोई डिटेलिंग नहीं है बिल की, कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो। फिर अगला हेड कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे उसका अमाउंट कॉपी एंड पेस्ट, फिर एंटर करके फिर अगला हेड है कॉपी एंड आपका यहाँ पे कॉपी अमाउंट को, देन यहाँ पे आके फिर इसको कंट्रोल लेकर के सेव। ऐसा जल्दी जल्दी जा रहा है, बट आपको ध्यान देना है कि सारे बनाने हैं, तो सारे बनाने के बाद ही सेव हो। देन एंटर, फिर अगला हेड कॉपी एंड पेस्ट, फिर एंटर करके कंट्रोल ए कर दो सबसे बड़ी, फिर वापसी जाइए, फिर अगला जो हमारा कॉपी, यहाँ से पेस्ट, फिर यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, फिर अगला हेड कॉपी पेस्ट, फिर कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। फिर कंट्रोल है, फिर यहाँ आके फिर अगला डेटर हमारा पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा अमाउंट पेस्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे। जल्दी जल्दी हो जाएगा जैसे आपका काम। ये शॉर्टकट जितनी आप साथ के साथ यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जिसमें अब ये मार्क आ रहा है, अब ये मार्क आ रहा है, तो ऐसे नहीं कि आपको ये मार्क के साथ छोड़ दो, इस मार्क को हटाना है आपको, क्योंकि वरना क्या होगा, जब आप इसका प्रिंटिंग दोगे सामने वाली पार्टी बोले कि भाई ये क्या कर रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये भी एक फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। कल को यहाँ आप सोचो सर नहीं जैसा आ रहा है वैसे जाने दो, नहीं ये चीज आपको देखनी होगी। ठीक है। कंट्रोल है, बस एक दो और रह गए, जल्दी से बना देते हैं उसे भी, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। जितना शॉर्टकट यूज करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करोगे शॉर्टकट की, उतनी आपकी बेसिकली क्या है जी, आपका टैली जितना आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से चला पाओगे। ठीक है। और आपकी स्पीड भी बहुत तेज होगी टैली के अंदर, क्योंकि टैली में क्या है, मेनली आपकी प्रैक्टिस है और आपको प्रॉपर तरीके से आपकी अकाउंटिंग आनी चाहिए। और जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, ये टैक्स ऑडिट जो भी आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको उसके बारे में, उसका ट्रीटमेंट ये पता होना चाहिए, कि इससे आप एक अच्छी अकाउंटिंग कर पाए। ठीक है। कंट्रोल वी एंड कॉपी, यहाँ पेस्ट, फिर यहाँ पे आके बस दो रह गए हमारे, कॉपी करते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर आपको बैलेंस शीट देगा। अब जैसे देखो इसमें एरर आ रहा है, मतलब एरर इन द सेंस, मतलब ये डॉटेड आ रहे हैं, किसी में डिफॉल्ट आपके उसमें फॉर्मेटिंग में दे रखा है, तो आपको उसको हटाना है। उसके बाद क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसा आ रहा है बस उनको काम करने से मतलब, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपरली मैंने बताया ना कि इसके अंदर जो डिजाइन ही ऐसा कर रखा है जिससे आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाए। ठीक है। और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट,
अब देखो जैसे मैंने एंटर करा, ये सारी वैल्यू आ गई है, कंट्रोल लेकर के सेव करा, बाहर आया। अब मैंने देखो काम यहाँ करा था, मैंने नीचे नहीं करा, क्योंकि देखो टैली का जो, या कोई अदर सॉफ्टवेयर भी है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर अगर हम मल्टी इंटी टाइम कोई पार्टी मिस हो गई और अमाउंट किसी पार्टी का एंट्री हो तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। देखो बिल्कुल है, आपको देखो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, अगर इतना ध्यान नहीं दोगे फिर तो देखो, अगर अकाउंट्स में जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें, आपको पॉइंट रिमेंबर रखने पड़ेंगे। और अगर इनके ऐसा होता है तो आप देखो यहाँ बैलेंस शीट में, जैसे मैं आपको दिखाने वाला था, आप यहाँ बैलेंस शीट में आओगे, ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ देखो बैलेंस शीट, यहाँ का टोटल बिल्कुल मैच था हमारा, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ। ठीक है। फिर यहाँ आप एसेट्स पे आओगे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ देख लो ओपनिंग इन डिफरेंस करके आएगा, अगर आपकी कोई गलती होगी। सबसे पहली चीज आप उससे पकड़ सकते हो। जब ओपनिंग इन डिफरेंस आएगा आपको पता चलेगा आपने कहीं ना कहीं वैल्यू ज्यादा लिखी है। जैसे यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग, मीन्स आपने लाइबिलिटी ज्यादा लिख दी है, या आपने एसेट्स की कोई वैल्यू मिस करी है। दूसरी चीज, अगर यहाँ लाइबिलिटी में आता है, इस मीन्स कोई एसेट्स की वैल्यू ज्यादा लिखी है या कोई लाइबिलिटी आपने मिस कर दी है। पहली चीज पकड़ने का तरीका ये है आपकी, जो भी आपने गलती करी है। फिर दूसरा आप कहते हो, जैसे पूछा यहाँ डाउट आपके सौमिल जी ने कि यहाँ पे कि आपका डेटर्स में अगर कोई ऊपर नीचे चढ़ गया, तो आपको भाई देखो, आप जब ओपनिंग चढ़ा रहे हो तो आपको देखो ओपनिंग चढ़ाने में जो भी टाइम लगाओ 5 मिनट, उसको एक बार वेरीफाई भी कर लो क्रॉस, कि भाई हाँ मैंने कैपिटल चढ़ाई, कैपिटल यहाँ से मैच हो रही है। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, यहाँ कैपिटल मैच हो रही है तो हाँ इसको आके आप यहाँ ग्रीन कर दीजिए, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपको इसको मैच करना पड़ेगा। अगर आप ये मैच नहीं करोगे, अगर आप इसको यहाँ मैच नहीं करोगे तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ आके आपको क्या करना होगा, यहाँ जैसे जो मार्क दे रखे हैं आप उसको मार्क येलो करिए, ग्रीन करिए, जिससे आप यहाँ मार्क करके आपको पता चल जाएगा हाँ ये टैली से मैच होता जा रहा है। तो दूसरी तीसरी गलती आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। बाकी मेरी कोई गलती ऐसी हुई नहीं है, अगर आप प्रॉपरली ध्यान से आप करोगे, आपको कभी कोई काम करो तो उसमें पूरा फोकस रखना है कि जिससे आपकी कोई गलती होने के चांसेस जीरो है। ठीक है। तो आप यहाँ आके देखो बैलेंस शीट प्रॉपर यहाँ पे क्या है, पूरी मैच है, एक एक जो भी पॉइंट है वहां तक का ही पूरा मैच हो रखा है। ठीक है। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आपको चढ़ानी है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें स्टॉक का पार्ट नहीं था, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टॉक का बताऊंगा कि स्टॉक कैसे कैसे आपका पर्टिकुलर क्या स्टॉक होता है, कैसे कंसिडर किया जाता है उसके बारे में। और आज की क्लास में हमने देखा उसमें लेजर्स, ये सारी चीजें, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो बताइए, वरना फिर आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। बाकी आप उसको कंप्लीट करना, अगर कोई डाउट आता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले बता देना, पहले उसको कवर करेंगे उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।